आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद से लेकर पीएम राष्ट्रपति के निजी आवास तक में आग लगा दी है और सुरक्षा बलों से उनके हथियार भी छीन लिए। उन्होंने 2 पूर्व पीएम के घर पर हमला बोला है। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर पर आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया है, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिखा। मतलब साफ है, नेपाल में हालात काबू के बाहर हैं। नेपाल में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आज महाबहस में नेपाल के इन्हीं हालात को लेकर करेंगे बात। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, हमाम वाहिद जी हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। इसके अलावा के उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन थापा जी प्रमुख इंटरनेशनल रिलेशन जनता समाज पार्टी नेपाल, वो हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। तो कुछ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ गेस्ट बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, वहां पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हराने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। यूपी के 7 और उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं और सभी 10 जिलों में कड़ी निगरानी और चौकसी बरती जा रही है। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। तो ये इस वक्त हालात नेपाल और किस तरह से भारत के अंदर उसे लेकर एहतियात बरती जा रही है। उत्तराखंड और यूपी के जो जिले जुड़े हुए हैं यहां से, वहां किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां बॉर्डर से इस पार उस पार जाना एक रोजमर्रा रूटीन की तरह हुआ करता था। लोगों की रिश्तेदारियां इधर और उधर है, एक दूसरे की यहां पर शादियां हुई हैं, लोग वहां पर उसको रोटी बेटी का रिश्ता मानते हैं। पर नेपाल की हालत अब यह है कि चाहे वहां पर उनका पार्लियामेंट हो, चाहे वहां पर राष्ट्रपति आवास हो, पीएम आवास हो, मंत्रियों के ऑफिस आवास, मतलब वहां पक्ष हो या विपक्ष, सबके नेता और मंत्री जो इस भीड़ के सामने आ रहा है वो पिट रहा है, उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनको दौड़ाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। वहां पर ये जो युवा आंदोलन था, इस कदर उग्र हो चुका है कि खबर आ रही है कि कई मंत्री चुपचाप देश छोड़कर जा चुके हैं और वहां के प्रधानमंत्री के लिए भी खबर है कि मुमकिन है वो भी किसी सुरक्षित जगह पर अब तक जा चुके हों। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। शरद जी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते हैं, श्रीलंका में हालात बेकाबू होते हैं, अब नेपाल में ऐसा लग रहा है, कभी राजतंत्र हुआ करता था, उसके बाद यहां पर अब कम्युनिस्ट सरकार बनी, कई सरकारें बदली जब से राजतंत्र खत्म हुआ है, लेकिन नेपाल वहीं का वहीं रहा। पर अब जिस तरह का उग्र और हिंसक आंदोलन वहां पर चल रहा है, भारत का बहुत पड़ोसी है नेपाल, रोटी बेटी का रिश्ता लोग कहते हैं भारत और नेपाल के बीच में। देखिए आस्था जी, ये दोनों देश जो हैं, भारत और नेपाल, ये सीमा है इनके बीच में, लेकिन जैसे आपने कहा रोटी बेटी का रिश्ता है, दोनों का एक ही दिल है, एक ही आत्मा है। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है जो अभी घटी है। लेकिन क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो नेपाल के लोगों ने, नेपाल की जनता ने उससे ऊपर उभर के आए और एक मजबूत देश है और रहेगा। भारत में आप देखें कि भारत के जो सेनाध्यक्ष हैं वो नेपाल के सेनाध्यक्ष हैं, ऑनरी पोस्ट है उनकी वहां पे, और नेपाल के सेनाध्यक्ष भारत के सेनाध्यक्ष हैं एज एन ऑनरी आर्मी चीफ। तो इस जिस तरह के घनिष्ठ संबंध है दोनों देशों में, तो हमारे लिए भी बड़ी दुखद घटना है कि जिस तरह की वहां बातें हो रही हैं, जिस तरह आपने बताया कि वित्त मंत्री को मारा गया है, जिस तरह नेपाल के जो राष्ट्रपति भवन है उसमें आग लगाई गई है। लेकिन इन सब चीजों इनकी कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। इसके ऊपर हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी ही नेपाल की सेना और नेपाल के जो सुरक्षा बल है उस पर काबू पा लेंगे, और जो भी इस तरह के आपको लग रहा है कि फिलहाल जल्द इसको काबू किया जा सकता है, क्योंकि ये भीड़
है, ये यूथ की तरफ से एक आंदोलन शुरू हुआ था कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के विरोध में जो सरकार ने बंद करने का फैसला लिया, लेकिन अब तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि नेपाल ही लगभग सड़कों पर आ चुका है। वहां की राजधानी है काठमांडू, वहां पर बुरी तरह तांडव हो रहा है। लोग घुस घुस कर चीजों में आग लगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, नेता मंत्री सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वहां की सेना जैसे तैसे उनको सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर रही है। तो ये जो हालात हैं, क्या इतनी जल्दी काबू आने की परिस्थिति में है, उस पर मैं आगे चर्चा ले जाऊं। लेकिन हमारे साथ अर्जुन थापा जी हैं जो कि प्रमुख इंटरनेशनल रिलेशन जनता समाज पार्टी नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, नेपाल में इमीडिएट वजह चाहे जो रही हो, लेकिन नेपाल का एक इतिहास रहा है कि वहां हर 20 से 25 साल बाद कोई बड़ा आंदोलन देखा गया है। चाहे आप 1978 के आसपास आप लगा लें, या फिर जब राजतंत्र को खत्म करने के लिए वहां फिर से बड़ा एक आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी सरकारें आई बदली। हाल ही में वहां कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी, अब फिर एक बड़ा आंदोलन होता है क्योंकि राजतंत्र खत्म होने के बाद भी अब 20 साल का वक्त लगभग बीत चुका है। तो इस हालात के लिए क्या सिर्फ सोशल मीडिया ऐप की बंदी जिम्मेदार है, या बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो वहां की जनता को नागवार गुजरे हैं और वो बस इस सरकार को हटाना चाहती थी? नहीं, बहुत से मुद्दा है। ये तो सोशल मीडिया का जो बैन लगाया गया 5 दिन पहले, यह अंतिम एक आपको आग लगाने के लिए एक चिंगारी बन गई। नहीं तो एक साल भर पहले सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी यूएमएल, दोनों मिलकर सरकार बनाई। हाँ। जब दोनों मिलकर सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि हम लोग संविधान में संशोधन करेंगे, जनता की भावनाओं के अनुसार राज करेंगे, सुशासन को डिलीवरी करेंगे, यह बताते थे इन लोग। यह हुआ नहीं। इन दोनों पार्टी नेताओं में यह ओली और देउपा के बीच में यह सहमति हुई कि एक साल ओली जी प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा एक साल देउपा जी प्रधानमंत्री रहेंगे। हम दो पार्टी ही इस मुल्क को चलाएंगे और राजनीतिक शक्तियां और फोर्सेस यहाँ पर काम नहीं चलेगा। बारी बारी प्रधानमंत्री बनने का ये डील हुआ था, तो दोनों पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यहाँ तो अब फैसला जनता ने सुना दिया है। आप देखिए पूरा लगभग नेपाल जलाने पर उतारू है पूरी जनता। किसी ने सोचा नहीं था नेपाल में कभी इस तरह की हिंसा होगी कि वहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट से लेकर पीएम हाउस, मंत्री, सबके घर आग लगा दी जाएगी। कल की जो घटना हुई और 20 लोग मरे, तो उसी का परिणाम है आज। और ये ऑर्गेनिक मूवमेंट है सर। ऑर्गेनिक मूवमेंट है कि आप सिर्फ यूथ रह गया है या एक आम नेपाली भी, मतलब अब इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं? आम नेपाली जुड़ गया। कल खाली यूथ और स्टूडेंट था, आज आम नेपाली जुड़ गया। तो वो कौन से मुद्दे रहे जिसे लेकर गुस्सा जो था वो जनता का अंदर ही अंदर पनपता रहा, और जो ट्रिगर पॉइंट बना वो सोशल मीडिया साइट बैन? और जमा पुलिस सरेंडर कर चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई, वो सरेंडर कर चुकी है। आर्मी भी सड़क में आया नहीं है। आर्मी खास नेताओं को रेस्क्यू ही कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर रहा है। अगर कल ही बताया गया कि पार्लियामेंट को आर्मी के तहत दी गई है, पार्लियामेंट की सुरक्षा आर्मी करेगी, लेकिन जब आज जुलूस गया पार्लियामेंट की ओर, वहां आर्मी नहीं था। सिंह दरबार जहां पर सब मंत्रालय का जो ऑफिसेस हैं एक ही जगह है, सिंह दरबार बोला जाता है, वहां पर आर्मी कैंप है, अंदर ही आर्मी कैंप है, वो वर्षों से है, राणा के जमाने से ही है आर्मी कैंप है। लेकिन वहां पर आर्मी मुख दर्शक हुआ, पुलिस मुख दर्शक, आंदोलनकारी को जाने दिया गया। इसलिए मूक दर्शक पुलिस वालों की इंसास राइफल छीन ली भीड़ ने, वो तस्वीरें सामने आई है। कितनी खतरनाक स्थिति है, पुलिस की इंसास राइफल छीन ली, उसको लहराया जा रहा है। अब आप सोचिए कि भीड़ पर अगर एक तरफ से सरकार इस आंदोलन को दमन करने के लिए बल प्रयोग करेगी, ऐसे पुलिस वालों की बंदूकें छिन जाएंगी, तो वहां सड़कों पर नरसंहार होगा। ये बहुत ही एकदम बेकाबू हालात और स्थिति है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी और कुछ गंभीर सवाल है मेरे। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी, नेपाल भारत का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद साथी, दोस्त, आप रिश्तेदार, आप इसी तरह से सब लोग इसको सुनते आए हैं, इस तरह से परिभाषित करते आए हैं, ऐसे ही लोगों को बताया जाता है। लेकिन आज देखिए वो किस कदर जल रहा है। भारत के कई जिलों की सीमाएं वहां से लगती हैं। देखिए, मैं कभी हिंसा को कभी समर्थन नहीं करता हूं, ना हिंसा का समर्थन होना चाहिए। हिंसा से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है, सामाजिक सौहार्द, कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की नींव हिलती है। हिंसा की कोई जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सरकारें होती हैं उनको भी समझना चाहिए
कि जनता ने आपको चुना है तो आप जनता के बारे में सोचिए। भाई वहां पे क्यों इस तरह की घटना आई? इस तरह की इसलिए आई क्योंकि लगातार वहां के जो असमानता देखने को मिल रही थी, अमीरी गरीबी के बीच में जो दूरी पैदा हो रही थी, वहां पे जिस तरह से 20% बेरोजगारी आज की डेट में है और 21% वहां बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है असमानता होगी तो इस तरह की सिचुएशन। लेकिन वहां तो कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिज्म का तो ये बेसिक फंडा है कि भाई हम ये गरीबी अमीरी का वो मिटाएंगे और सारे रिसोर्सेज सबसे पहले आम लोगों के लिए हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ तो आप उसमें भी राजनीति घुसेड़ने लगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मत घुसेड़िए ना, आपको मैं अच्छी बात कहता हूँ, उसमें आपके जहन में अगर कुछ, आपके जहन में कुछ नहीं कुछ जहन में आपके छुपा हुआ तो मुझे पता है। मेरे जहन में कुछ नहीं छुपा, जो था वो मैंने बोल दिया, कान में तो नहीं बोला, सबके सामने बोला। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, वो पीछे की मानसिकता क्या होगी मैं समझ सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को समझ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिस तरह की घटना श्रीलंका में हुई, उसके बाद बांग्लादेश में हुई, पड़ोसी के रास्ते ना, नेपाल, श्रीलंका से बांग्लादेश ने नहीं सीखा, बांग्लादेश से नेपाल ने नहीं सीखा, आज नेपाल में हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका युवा है, जो बेरोजगार है, परेशान है, उसके बारे में आपको अगर चुना गया तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वहां इसी सोशल मीडिया पे हो क्या रहा था? सोशल मीडिया उन्होंने बंद क्यों करना पड़ा? सोशल मीडिया इसलिए बंद कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया पे वो संपत्तियों का ब्यौरा दे रहे थे, किस नेता के कौन से होटल है, किसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ये उस पर आ रहा था, इसलिए उन पर बैन लगाया। जब उस पर बैन लगाया तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्थिति पैदा किसी भी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती, मौलिक अधिकार होता है, लेकिन संवैधानिक और कानून के दायरे में रहकर आप अपने अधिकार को मांग सकते हैं, जो कि मानना भी चाहिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इन लोगों से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए, इन लोगों से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए कि इस तरह की असमानताएं किसी भी देश में पैदा ना हो, नहीं तो ये धीरे धीरे पनपती और गंभीर। और वैसे मैं आपको बता दूं कि वहां पर सत्ता पक्ष, मतलब नेपाल में जो सत्ता पक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो हो या विपक्षी पार्टियां, उन सबके नेता पिट रहे हैं। जनता किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो सबको कह रही है कि हमको सबने लूटा, अपने अपने समय पे हमको सबने बर्बाद किया। वहां पे पक्ष विपक्ष दोनों के नेता पिट रहे हैं बुरी तरीके से। के उपाध्याय जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, उनसे मैं चर्चा कर लेती हूँ। ठीक है अनुराग जी, दो पैनलिस्ट और हैं, दो पैनलिस्ट और हैं, जरा वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप पूरे पॉइंट्स बना लीजिए, मैं आपके पास आती हूँ। के उपाध्याय जी, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ ये जो नेपाल में हो रहा है, इसको जनता का गुस्सा सरकार के प्रति या तख्ता पलट जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या इसे सिर्फ ऐसे देखना चाहिए या और भी इसके कई कारण हो सकते हैं? आप हाल ही में देखिए, वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो चीन के काफी करीब जा रही थी, वो कई बार भारत विरोधी बयान भी दिया करते थे। यहाँ के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं बहुसंख्यकों के, उसके खिलाफ भी ओली साहब बयान दिया करते थे। साथ ही जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया, ये भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन ऐप्स हैं। तो इसमें बहुत तरह की और बातें और चर्चाएं हैं। देखिए अंकिता, हमको ये समझना पड़ेगा कि नेपाल में ये हालात क्यों हुए। जो सोशल मीडिया पर बैन की एक बात आई है, ये तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन ये गुस्सा जो बरसों से इकट्ठा हो रहा था, वो गुस्से का ब्लास्ट हुआ है ये। और इस गुस्से के ब्लास्ट में आप देखिए, हमने दो देश हमारे पड़ोसी हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश, उनमें ये हालात देखे। लेकिन बांग्लादेश में हमने देखा कि बांग्लादेश के आंदोलन को समर्थन कहीं ना कहीं अमेरिका से मिल रहा था, क्योंकि उसने, शेख हसीना ने अमेरिका के साथ एक ट्रीटी पे साइन करने से मना कर दिया था, और उसके पीछे एक विदेशी षड्यंत्र था। बाद में ये सब बातें सामने भी आई कि वहां कितने डॉलर मिले, यूनिट सरकार को किस तरीके से बाइडेन ने सपोर्ट किया और उनको ले जाके गद्दी पे बैठाला। लेकिन एक उसमें यह था कि कोई ना कोई उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। यूनुस जो है वो अमेरिका से उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, बाद में वो बांग्लादेश में आए और उनको गद्दी पर बैठा दिया गया। श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में चाइना जो है दिवालिया हो गया था, माफ कीजिएगा, श्रीलंका दिवालिया हो गया था, चाइना का कर्ज बढ़ गया था और चाइना ने अपना पैसा मांगना शुरू किया। उसने उनके पोर्ट पे कब्जे करने की कोशिश की। जब श्रीलंका दिवालिया हुआ तो बैंक खाली होने लगे। उसके बाद जनता का गुस्सा भड़का। यहाँ पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, इसको लेकर के जनता सामने आई है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। क्या कोई एनजीओ नेतृत्व कर रहा है, या जिनका नाम अभी सामने आ रहा है बालेंदु सहाय, इसका नेतृत्व कर रहे हैं? अभी तक ये सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। बावजूद उसके राष्ट्रपति का घर जलाया गया, प्रधानमंत्री का घर जलाया गया, संसद जला दी गई, नगर निगम के कार्यालय जला दी गए। अभी तक सेना ने अपील कर ली, उसके बावजूद भी अभी तक हिंसा थमी नहीं है। तो इसके पीछे कौन से कारण है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कारण है? कुछ आशंकाएं ऐसी भी है कि इसके पीछे
ऐसा ना हो कि कोई पड़ोसी देश हमारा चाइना जो है तिब्बत जैसे हालात हो जाए और चाइना उसके किसी एक हिस्से पर कब्जा कर ले। ये आशंका है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये एक आशंका है और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि वहां जो है भारत का ये बफर स्टेट है, चाइना पीछे खड़ा हुआ है, चाइना हमारा एक तरह से एनिमी देश है, इसलिए भारत के लिए ये चिंता का विषय ज्यादा है। भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, रोटी बेटी का वहां से संबंध है, तो जाहिर है कि हमारी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन अभी इस पे स्थिति पर नजर रखना होगा। अभी हालात उतने अच्छे नहीं है क्योंकि वो आंदोलन है ही नहीं किसी के हाथ में, आंदोलन अनियंत्रित हो चुका है। नेपाल की हालात श्रीलंका से भी बदतर हो गए। ढाका में जो आंदोलन हुआ था, बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ था, उससे भी बेकार है। और रही सही बात, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। कम्युनिस्ट जहां भी होते हैं वो तानाशाही करते हैं, चाहे वो हम अपने पड़ोस में चाइना को देख लें, चाहे रूस को देख लें। एक बार वो गद्दी पे आ जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस पर काबिज रहे, एनार्की की स्थिति हो जाती है। और वही स्थिति वहां हुई, वहां भ्रष्टाचार इतना चरम और जनता को लगा कि भाई ना तो उम्मीदें पूरी हो रही है, करप्शन चरम पर है, उससे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, ना ही वहां विकास हुआ, ना ही कोई अवसर हुआ। आज भी वो बेसिक मुद्दों के बीच में ऐसे ही टकरा रहे हैं जैसे जब सत्ता परिवर्तन उन्होंने पहले किया था, उससे पहले के जो हालात थे। और करप्शन में उसने आग में घी का काम किया, बेरोजगारी ने आग में घी का काम किया। ठीक है, हमारे बीच में हमाम वाहिद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। हमाम जी, अब बताइए, भारत के लिए एक पड़ोसी देश इतने निकट, एक रिश्तेदार देश, इसी तरह लोग परिभाषित करते हैं। वहां के हालात बेकाबू हो रहे हैं। वहां दरअसल ऐसा कोई बचा नहीं है कि अगर किसी से बात भी करना चाहे, कोई कहते ना कि कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो इस आंदोलन में चेहरा बन के निकले, जिसका जिक्र भी के उपाध्याय जी कर रहे थे, कोई ऐसा बचा नहीं है सिवाय आर्मी के। आस्था जी, देखिए, उग्र विरोध प्रदर्शन किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक, और जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे पड़ोस के देश में हो तो चिंता बिल्कुल बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से श्रीलंका में और उसके बाद बांग्लादेश में और फिर नेपाल में, और तीनों हमारे पड़ोसी देश हैं, और कहीं ना कहीं तीनों में के विरोध प्रदर्शन में कुछ समानताएं भी है। जो छात्राओं का, युवाओं का विरोध प्रदर्शन एक प्रकार से है, और तीनों में जो लीडिंग रोल रहा है वो कहीं ना कहीं यूथ है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो वहां का भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी है। तो इस चीज को भी समझना है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कोई एक दिन में नहीं होती है, और इसके पीछे जो सरकारें होती है, लोकतंत्र की उनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश और देश में जो स्थिति है उसको कैसे टैकल किया जाए और कैसे उनके जो जनता के विश्वास है उसको प्राप्त किया जाए। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बाद इस प्रकार की घटना हम लोग ने यहाँ पे देखी है। और जो स्थिति है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। और हमारे देश के लिए भी बहुत सारी चिंताएं हैं। बहुत सारे हमारे देश के, अभी गुजरात के कई मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं वहां पे हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों में एक चिंता का विषय जरूर है। शरद त्रिवेदी जी, अब ये प्रश्न आता है कि अब भारत में भी कई जगह एहतियात के कदम उठाए गए हैं, यूपी में या उत्तराखंड में, तो ऐसे में भारत सरकार से भी सब लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्टैंड है फिलहाल, क्या सोचा गया है सबको लेकर। देखिए, जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, वहां कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल परमिट नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो मसला है, क्योंकि ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, तो उसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के जो गुड ऑफिसर्स हैं, भारत की सारी संवेदनाएं, भारत की सारी शक्ति नेपाल की सरकार, नेपाल की जनता के साथ है। जब जहां जो जरूरत होगी, अगर नेपाल कोई अनुरोध करता है किसी भी तरह की मदद की, तो भारत वहां पे तैयार है। लेकिन अभी जरूरत है कि बात को शांत किया जाए। क्या वजह है, क्यों वजह है, बेरोजगारी थी या अराजकता थी या भ्रष्टाचार था, ये नेपाल की जनता को तय करना है। ये भारत की सरकार को या भारत की जनता को नहीं तय करना है। तो अभी सिर्फ ये है कि पहले शांति बहाल की जाए और वहां की सेना और वहां के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो पूरी तरह सक्षम है, पूरी कैपेबिलिटी उनके पास, इस बात को शांत किया जाए। उसके बाद जो भी इसमें लीडरशिप निकल के आ रही है उनसे बात की जाए, क्या मुद्दा है, क्या मसला है, किस वजह से इतनी उग्र भीड़ हो गई, क्यों इस तरह के प्रदर्शन हुए। क्योंकि और जो जान माल का नुकसान है वो वहां की जनता की, जो वहां का राष्ट्रपति भवन है, संसद है और प्रधानमंत्री जो कार्यालय है,
वो वहां की जनता की प्रॉपर्टी है, वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं। तो किसी तरह की इस अराजकता, ये जो आगजनी की जा रही है, उसको तुरंत शांत करने की जरूरत है। उसके बाद जो है, जब ये सब शांत हो जाए, उसके बाद बातचीत की जाए उन लोगों से कि साहब इस मामले को बात से सुलझाया जाए, शांति से सुलझाया जाए। और नेपाल के वहां के, मैंने पहले ही आपसे कहा कि वहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब राजशाही को खत्म किया गया था, उनकी हत्या की गई थी, तब भी इस तरह की अराजकता हुई थी। जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तब इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन नेपाल की जनता ने उस पर काबू में पाया। वहां के सेना और वहां के सरकार जो है काबू में पाके एक सुरक्षित और चलिए, यही उम्मीद की जा सकती है कि इसको वक्त रहते संभाला जाए, क्योंकि पड़ोस में अगर इस प्रकार के हालात बने होंगे तो ये किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि पड़ोस के हालात अगर सामान्य ना हो, वहाँ पर इस तरह आग सुलग रही हो, वहाँ पर आंदोलन भड़क रहे हों, उसकी इकनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर जाए, वहाँ कोई फैसले लेने वाला ना बचे, ना सियासत वहाँ बचे, ना व्यापार बचे। तो ऐसे में जो पड़ोसी मुल्क है, खासतौर पर भारत की जो स्थिति है, उसके लिए कई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएंगी। सोनौली बॉर्डर से आशीष शुक्ला हमारे साथ हैं, उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे एहतियात के तौर पे कैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आप अगर वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं, किस तरह वहां जो सुरक्षा बल हैं वो चौकसी बरत रहे हैं, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। बॉर्डर वहीं पे खड़ा हूँ। एहतियात के तौर पर जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो भारतीय सुरक्षा कर्मी हैं वो प्रॉपर तैयार हैं, और नेपाल से जो नेपाली गाड़ियां आ रही हैं और जो नेपाल के लोग आ रहे हैं उनके आवाजाही को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारतीय पर्यटक हमारे नेपाल में फंसे थे वो आ रहे हैं, उन्हें एंट्री दी जा रही है भारत में, या फिर जो नेपाल के लोग भारत में हैं वो अगर अपने देश जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हिंसक प्रदर्शन मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, इस गेट तक हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है, आगजनी हुई है। उसके बाद जो महाराजगंज जनपद के जिलाधिकारी संतोष शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना स्वयं मोर्चा संभाले हैं और इस वक्त नो मैंस लैंड पर वो मीटिंग कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, जो जिले के पुलिस और एसओज हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल के हमारे जवान भी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तो पूरी चौकसी उन बॉर्डर एरियाज में बढ़ती जा रही है जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों से लगती हैं। एक बार फिर से लौटते हैं अर्जुन थापा जी की ओर, प्रमुख इंटरनेशनल रिलेशन जनता समाज पार्टी नेपाल से हमारे साथ में है। अर्जुन जी, अब नेपाल में इन हालात को काबू करने की या संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सेना या किसी दूसरे मुल्क को मध्यस्थता करनी पड़ेगी? सेना की तो प्रमुख भूमिका हो सकती है और पैरामिलिट्री फोर्स के, लेकिन सभी नेताओं और साथ साथ राष्ट्रपति सभी को अपील करना चाहिए कि शांति बनाए रखें और सार्वजनिक संपत्तियां को नष्ट ना करें। और नेपाल में हालांकि अभी आंदोलनकारियों का मांग है कि संसद विघटन किया जाए और एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनकर फिर फ्रेश इलेक्शन किया जाए। यह मांग अभी उभर कर आ रही है। देखें, आने वाले दिनों में हम लोगों को कठिनाइयां हैं, लेकिन शांतिपूर्ण इस आंदोलन को शांतिपूर्ण अवतरण करके फिर नेपाल में लोकतंत्र को बहाली करना है, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और भारत सरकार की और भारत की जनता की शुभेच्छा नेपाल पर है। हमें विश्वास है कि भारत सरकार और भारत की जनता नेपाल में शांति बनाए रखने के लिए अपना योगदान करेगी। धन्यवाद। अनुराग भदौरिया जी, अब यहां भी संयम बरतने की जरूरत है, इस पर सियासत ना करने की जरूरत है, कोई ऐसा बयान ना दे क्योंकि पड़ोस में हालात बेकाबू हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह के हालात नेपाल में देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि हालात एक दो दिन में तो पैदा नहीं हुए होंगे। जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, जिस तरह से पार्लियामेंट हाउस में आग लगा दी, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी को जिस तरह से लोगों ने पीटा है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि गुस्सा काफी दिनों से था, धीरे धीरे ये सड़कों पे फूटा है। तो ये जिम्मेदारी वहाँ के जो आर्मी है या वहाँ के जो अपने राजनीतिक लोग हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे शांति बहाल की जाए। और हिंदुस्तान का संबंध चूंकि नेपाल से एकदम घरेलू रहा है, बेटी रोटी का रिश्ता रहा है, और जिस तरह से बहुत सारे नेपाली और हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, एक दूसरे के देश के लोग वहाँ रहते हैं, उनके अंदर में किसी तरह का पैनिक पैदा ना हो और उनको सुरक्षित यहाँ पे लाया जा सके, और यहाँ भी जो लोग हैं वो भी उनका भी सम्मान हो। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह के हालात
लगातार ये पैदा हो रहे हैं, तो सरकारों को इस पे चिंतन करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता में होती है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वो सत्ता में हो तो कम से कम असमानता ना हो पाए किसी समाज के अंदर में, इसका ज्यादातर ख्याल रखें, क्योंकि यही बार बार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से श्रीलंका में जो बात अभी के उपाध्याय जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है, कहीं कोई ताकतें भी हो सकती है, जिस तरह से नेपाल बांग्लादेश में देखने को मिला, अब नेपाल में। भाई देखिए, हमारे आपके सामने देखते देखते 3 देशों के अंदर हो गया। तो ये तो सतर्क रहने की जरूरत तो हर किसी को होती है, हर देश को सतर्क रहना चाहिए कि समाज के अंदर में सामाजिक असमानता पैदा ज्यादा ना हो पाए, और जो देश के अंदर यूथ होता है उसकी जो उनको परेशानी वो भी उन्हें ज्यादा ना हो पाए। तो चिंता का विषय है और चिंतन भी करना चाहिए हर सरकार को, इसके बारे में सोचना चाहिए, और हिंसा की कोई जगह समाज में नहीं होनी। ठीक है, के उपाध्याय जी, लास्ट कमेंट आपसे रहेगा। भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है? भारत सरकार को क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? कदम उठाएगी, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव था इसलिए, और इंटरनल जो हमारे जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेटिक हैं, वो इस पे सक्रिय होंगे, तमाम एजेंसियां सक्रिय होंगी। क्योंकि एक बात समझनी होगी अंकिता, कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई आर्थिक रूप से हुआ है तो वो भारत का हुआ है। एक तो व्यापारिक संबंध हमारे हैं, दूसरा सारा इंफ्रा जो है नेपाल में 70% इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है वहां पे। अभी आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले एक खबर में देख रहा था कि एयरपोर्ट जलाया जा रहा है। एयरपोर्ट तो हमने बनाए हैं, वहां पे सरकारी बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं, पुलों में आग लगाई जा रही है, ये सारा इंफ्रा हमारा खड़ा किया हुआ है। इस समय जो हिंसा हो रही है वो बेकाबू है, और उससे हमें नुकसान सबसे ज्यादा, इसलिए भारत सरकार निश्चित रूप से कूटनीतिक कदम उठाएगा। बिल्कुल, और उसी का सबको इंतजार है कि भारत सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नेपाल में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।